आज के इस आज के इस ये वीडियो लेक्चर में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमित फ्रॉम द एस्पिरेशन। और आज हम लोग एक टॉपिक पे ये चर्चा करने के लिए हैं। यानी आपने सुना होगा कि कुछ दिन पहले हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति हैं यानी कि जगदीश धनखड़ साहब, उन्होंने एक बहुत ही स्कैथिंग अटैक सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये किया था। और उन्होंने इस चीज को ये बोला था कि सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल यानी 142 के रूप में एक न्यूक्लियर ये मिसाइल मौजूद है। और जो कि हमारे यहाँ की जो डेमोक्रेसी है और जो आपको यानी कि डेमोक्रेटिक ये प्रोसेस है, उसके ऊपर बहुत ही यानी कि ये फैटल हमला जो है वो किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब यहाँ ये देखने वाली ये बात है कि उनका ये सीधा सीधा आक्षेप था हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारे देश के जो डेमोक्रेटिक के प्रोसेस है उसमें वो इंटरफेयर कर रहा है और ऐसा ये नहीं होना चाहिए। तो इस मुद्दे के ऊपर हम लोगों को सबसे पहले इस चीज को समझना होगा कि आखिर उनका इतना बड़ा ये तीखा हमला जो है ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये क्यों हुआ, और उनके जो ये तीखे हमले हैं तो क्या वास्तव में ऐसी स्थिति ये बन रही है कि हमारे इस ये डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारे एग्जीक्यूटिव और ये लेजिस्लेचर के ऊपर वो हावी होते चला जा रहा है। तो इस मुद्दे को हम लोग देखेंगे। ये सारा मुद्दा इस यानी कि ये कॉन्टेक्स्ट में आया है कि राज्यों में जो गवर्नर्स के ये पोस्ट होते हैं और डिफरेंट स्टेट्स में जो ये गवर्नर्स ये मौजूद हैं, तो खास करके ये विपक्ष की जहाँ पे सरकारें हैं तो वहाँ की ये सरकारों का ये कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड जो गवर्नर्स हैं वो वहाँ के यानी कि ये गवर्नेंस के रास्ते में या वहाँ की जो डेमोक्रेटिक ये प्रोसेस है उसके बारे में वो रोड़ा यानी कि अटका रहे हैं। और इसी मामले में यानी कि ये तमिलनाडु सरकार जो है ये सुप्रीम कोर्ट के पास वो गई थी, उसने अपना एक रीट ये फाइल किया था। और वहाँ स्थिति ये थी कि यानी कि तमिलनाडु के जो ये गवर्नर साहब है यानी कि MN ये रवि साहब, उन्होंने ऐसे ये बहुत सारे यानी कि स्टेट के लेजिस्लेचर के द्वारा या जो वहाँ की ये विधायिका है, वहाँ का जो विधानमंडल है वहाँ के द्वारा यानी कि पास किए हुए यानी कि बहुत सारे ये बिल्स के ऊपर उन्होंने एक प्रकार से ये कुंडली मार करके वो बैठे हुए थे और वो अपना एसेंट वो दे ही नहीं रहे थे। मतलब यानी कि वहाँ के ये गवर्नर जो है वो राज्य की विधायिका के द्वारा ये पास किए हुए ये बिल के ऊपर वो अपना यानी कि एसेंट अपनी ये सहमति वो नहीं दे रहे थे। और हम लोग ये जानते हैं कि जब तक ये कोई भी ये बिल होता है यानी कि विधेयक होता है उसके ऊपर यानी कि जब तक यानी राज्यपाल का ये सिग्नेचर ना हो जाए यानी कि गवर्नर साहब का सिग्नेचर ना हो जाए वो तब तक यानी कि वो अधिनियम नहीं हो सकता है। यानी कि वो बिल जो है यानी विधेयक जो है वो एक एक्ट के रूप में यानी कि अधिनियम के रूप में वो पारित उसको ये नहीं माना जाएगा। यानी कि वो ये कानून जो है वो ये प्रभाव में ये नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्थिति है उसको ये देखने वाली बात है। तो यहाँ पे यानी कि जो ये संवैधानिक जो स्थिति है हमारे देश के अंदर वो ये है कि राज्यों की विधायिकाओं के द्वारा जो ये पास किए हुए ये विधेयक होते हैं जब वो राज्यपाल के पास वो एसेंट के लिए जाते हैं यानी उनके ये सिग्नेचर के लिए जाते हैं, तो वैसी स्थिति में यानी कि राज्यपाल के पास ये आपको ये 3 ऑप्शंस होती हैं और ये सब कुछ ये गाइडेड होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल ये 200 से। और 3 ऑप्शंस में एक ऑप्शन ये होती है
कि जो राज्यपाल जो है वो उस यानी कि ये विधेयक के ऊपर अपना एसेंट दे दे, यानी कि उसके ऊपर वो अपनी ये मंजूरी दे दे। और ये एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको ये एक काम है। और अगर मान लीजिए कि ये गवर्नर उसके ऊपर अपना एसेंट वो दे देते हैं तो वो यानी कि विधेयक जो है वो अधिनियमित हो जाता है और वो कानून ये प्रभावी हो जाता है। फिर ये दूसरा जो ऑप्शन होता है ये राज्यपाल के पास, तो वो ये ऑप्शन होता है कि वो ये पास किए हुए ये बिल को के ऊपर अपने एसेंट को विथहोल्ड कर ले, यानी कि रोक करके रख ले। यानी उसको ऐसा अगर उसको ऐसा लगता है कि हाँ इस ये विधेयक में और कुछ अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है, तो राज्यपाल जो है वो अपने वो सजेशन के साथ या उस बिल को ये बदलने को लेकर के जो उसकी रिकमेंडेशंस होती हैं, उन यानी रिकमेंडेशंस के बाद वो फिर से ये पुनर्विचार के लिए राज्य की ये विधायिका के पास वो अपने ये बिल को ये भेज देगा। यानी उस ये बिल को आपको यानी कि रिकंसिडरेशन के लिए वो भेज देगा। अब वहाँ की जो ये विधायिका जो है वो अगर उसको रिकंसीडर करके और ये राज्यपाल के द्वारा जो सुझाए गए जो भी ये सुझाव है या उसके द्वारा जो आपको अमेंडमेंट्स है यानी जो संशोधन है, उन यानी कि संशोधन को वो सम्मिलित करते हुए या आपको ये ना सम्मिलित करते हुए अगर वो फिर से अगर वो ये बिल को भेज देता है राज्यपाल के पास, तो ये संवैधानिक व्यवस्था है कि उसको यानी राज्यपाल साहब को अपना एसेंट उस ये बिल के ऊपर ये देना पड़ेगा। हाँ, ये जरूर है कि मनी बिल को वापस ये रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेजा जा सकता है। फिर एक मतलब तीसरा ऑप्शन ये होता है राज्यपाल के पास कि अगर किसी ये बिल को यानी कि अगर किसी ये विधेयक को जो कि किसी राज्य की विधायिका के द्वारा वो पारित है, तो उसके ऊपर यानी कि अगर वो ऐसा सोचता है कि ये बिल जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या किसी भी प्रकार से यानी कि हाई कोर्ट्स के जो अधिकार होते हैं उन अधिकारों में अगर वो किसी प्रकार से आक्षेप को ला रहा है या जो केंद्र के इंटरेस्ट है या केंद्र की जो शक्तियां हैं उसमें अगर किसी प्रकार का इंटरफेयर वो कर रहा है, तो ऐसे ये बिल्स को राज्यपाल के पास ये शक्ति होती है कि वो यानी कि वो ये प्रेसिडेंट के वो कंसिडरेशन के लिए ऐसे बिल को वो रिजर्व रख सकता है, यानी कि वो ये प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए उस बिल को ये भेज देगा। अब इन सारे ऑप्शंस में कहीं पे भी ये टाइम का ये प्रावधान नहीं है और हमारे संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि राज्यपाल जो है वो इन मामलों में जो डिसीजन जो है एज सुन एज पॉसिबल लेंगे, जितना जल्दी हो सके। अब ये जो ये क्लॉज है एज सुन एज पॉसिबल, इसका यानी इसके ऊपर बहुत सारे ये लीगल डिस्प्यूट्स हैं और इसके ऊपर ये पॉलिटिकल ये डिस्प्यूट्स है, क्योंकि अलग अलग समय में अलग अलग ये कारणों से और अलग अलग ये संदर्भ में एज सुन एज पॉसिबल यानी कि जितना ये शीघ्र हो सके उतना शीघ्र ये काम किया जाए, इसके बारे में इंटरप्रिटेशंस जो हैं वो अलग अलग होते हैं। तो सामान्य तौर पे ऐसा होता है, इन प्रैक्टिस ऐसा होता है कि अगर कहीं पे अगर ये विपक्ष की सरकार है और वहाँ पे हम लोग जानते हैं कि गवर्नर का जो पोस्ट होता है वो किसी भी राज्य में यानी कि वो एक इलेक्टेड पोस्ट नहीं है, वो यानी कि वो अपॉइंटेड होता है और ये केंद्र सरकार के द्वारा उसका अपॉइंटमेंट किया जाता है। और जो गवर्नर की स्थिति होती है ये किसी भी राज्य में ये उसका ये ड्यूअल रोल होता है, मतलब एक तरफ तो वो केंद्र सरकार का प्रतिनिधि है उस राज्य में और दूसरी तरफ वो एक संवैधानिक पोस्ट भी है, यानी इस चीज को भी उसे यानी इंश्योर करना होता है कि राज्य की जो सरकारें हैं या राज्य के अंदर जो व्यवस्था चल रही है वो संविधान के प्रावधानों के हिसाब से वो चल रही है कि नहीं चल रही है। लेकिन इसमें स्थिति ये होती है कि गवर्नर के ये पोस्ट को इतना पॉलिटिसाइज कर दिया गया है
और इसमें एक प्रकार से ये पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होती है, यानी कि जो गवर्नर के पोस्ट के लिए जिन व्यक्तियों का ये चयन किया जाता है उसका ये प्राइम कंसिडरेशन उनका मेरिट नहीं होता है, बल्कि उन व्यक्तियों का जो पॉलिटिकल एफिलिएशन होता है उस यानी कि पॉलिटिकल एफिलिएशन के आधार पे गवर्नर के पोस्ट पे ये लोगों को यानी अपॉइंट करती है ये केंद्र सरकार। अब आपको स्थिति उस समय गड़बड़ हो जाती है जब आप मान लीजिए कि किसी राज्य में ये विपक्ष की सरकार है और उसके बाद से ये केंद्र में मान लीजिए कि किसी अन्य पार्टी की सरकार है, यानी कि आपको ये केंद्र में जिस पार्टी की सरकार है उसकी सरकार अगर ये राज्यों में नहीं है, यानी कि विपक्ष की सरकार है, तो चूंकि ये गवर्नर के पोस्ट पे ये पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होते हैं, तो अधिकतर केसेस में जो गवर्नर्स होते हैं वो एक पॉलिटिकल एजेंट के रूप में वो कार्य करने लग जाते हैं। यानी कि आपको एक केंद्र सरकार की तरफ से यानी अनावश्यक रूप से इंटरफेयर करना ये राज्यों के मामले में, तो उस इंटरफेयर को ये लोग फैसिलिटेट करने वाले ये एजेंट्स के रूप में ये काम करना ये शुरू कर देते हैं, यानी कि गवर्नर के पोस्ट पे जो भी आपको आसीन है। और ये केवल एक सरकार की बात नहीं है, इसमें ऐसा नहीं कि केवल ये वर्तमान सरकार ही ऐसा कर रही है, ऐसी बात नहीं है। ऐसे बहुत सारे इंस्टांसेस हैं ये पास्ट में भी, जबकि यानी कि कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और हमें तो लगता है कि कांग्रेस की सरकारों ने ये गवर्नर के पोस्ट का भी ये बहुत ज़्यादा ये दुरुपयोग किया है, यानी कि भिन्न भिन्न ये कारणों से। तो इस मामले में जो वर्तमान स्थिति है, तो ये तमिलनाडु सरकार यानी कि आपको ये तमिलनाडु की जो आपको ये गवर्नमेंट थी उसने अपने यहाँ ये लेजिस्लेचर से बहुत सारे ये बिल्स को ये पास करवाया और उसमें से ये कुछ बिल्स ऐसे थे जो कि जब वहाँ के राज्यपाल साहब के यानी एसेंट के लिए वहाँ पे ये भेजे गए तो राज्यपाल ने या तो यानी कि कुछ मामलों में अपने एसेंट को विथहोल्ड कर लिया फॉर एन इंडिफिनिट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब उसके ऊपर वो कोई डिसीजन ही नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इधर ये संविधान में लिखा है कि एज सुन एज पॉसिबल, तो वहाँ पे कोई यानी कि डिफिनिट ये टाइम फ्रेम नहीं है। और आपको ये कुछ बिल्स ऐसे थे जिसको कि यानी कि प्रेसिडेंट के ये कंसिडरेशन के लिए उन्होंने उसको ये रिजर्व कर लिया। अब इन्हीं सब ये मामलों को लेकर के ये तमिलनाडु सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट में वो पहुंची थी और सुप्रीम कोर्ट में आपको यानी कि पारदीवाला यानी जस्टिस ए पारदीवाला और माधवन की ये पीठ थी, उसने एक बहुत ही हिस्टोरिक ये फैसला इस बारे में ये सुनाया यानी कि दोनों पक्षों की ये बातों को सुनते हुए उसने ये फैसला सुनाया है। उसने एक बार टाइम फ्रेम दे दिया और सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को बोला है कि अगर ये राज्य की विधायिका के द्वारा ये पास किया हुआ अगर कोई बिल आपको राज्यपाल के पास अगर एसेंट के लिए वो भेजा जा रहा है तो फिर उसको इंडिफिनिट ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए उसको लटका करके ये नहीं रखा जा सकता। और उसने ये 3 महीने का ये टाइम फ्रेम यानी कि ये टाइम का जो लिमिटेशन है उसने ये दिया है, यानी कि जिस दिन से राज्यपाल जो है वो ये प्रेसिडेंट के पास उस बिल को यानी कि रेफर करेंगे उस दिन से ये काउंटडाउन ये शुरू हो जाएगी और उससे यानी कि 3 महीने के भीतर जो है वो उनको ये डिसीजन ये लेना ही होगा। और अगर वो इस बारे में डिसीजन वो नहीं ले रहे हैं तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को बोला है कि ये चीज स्पष्ट रूप से ये बताई जाए, यानी कि जो भी ये संबंधित ये राज्य हैं उस राज्य को ये चीज ये सूचित की जाए कि आखिर ये किन कारणों से उसके ऊपर डिसीजन को नहीं लिया गया है या उस बिल के ऊपर एसेंट ये नहीं दिया जा रहा है। और इस संदर्भ में ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि राज्य सरकारें भी जो है वो उचित इंफॉर्मेशंस को देंगी, वो केंद्र के साथ वो सहयोग करेंगी
और ये गवर्नर साहब के साथ वो ये सहयोग करेंगे, जिससे कि इस ये डिसीजन मेकिंग के ये प्रोसेस को ये फैसिलिटेट किया जा सके। और इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने इस भी चीज को बोला है कि अगर ये प्रेसिडेंट के पास, यानी कि राष्ट्रपति या महोदय या महोदया के पास अगर कोई स्टेट बिल, यानी कि राज्य का कोई विधेयक उनके पास एसेंट के लिए या कंसिडरेशन के लिए जाता है, तो वैसी स्थिति में यानी कि ये प्रूडेंस ये बोलता है कि जो राष्ट्रपति जो हैं वो आर्टिकल 143 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट से अगर वो चाहे, हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन उसने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये प्रूडेंट ये होगा कि वो यानी कि सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 143 के तहत उस बिल के कॉन्स्टिट्यूशनलिटी के ऊपर, यानी कि उस बिल की ये संवैधानिकता के ऊपर वो सुप्रीम कोर्ट की राय वो ले सकते हैं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट से उस बिल की संवैधानिकता के ऊपर अगर ये राय ली जाएगी, तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि इससे यानी कि बहुत सारे रिसोर्सेज और टाइम ये सब ये बचेंगी और ये पैसा भी बचेगा, क्योंकि लेजिस्लेशन का जो ये काम है, ये कानून, ये निर्माण की जो ये प्रक्रिया है, ये लेंदी होती है और इसमें यानी कि ये पैसा भी लगता है। तो अगर मान लीजिए कि ये प्रेसिडेंट ये पहले से ही उस यानी कि दरमियान अगर वो सुप्रीम कोर्ट से अगर उसका मंतव्य वो ले लेते हैं आर्टिकल 143 के तहत, तो फिर ये चीज तो क्लियर हो जाएगी कि जो भी ये संबंधित ये विधेयक है वो संवैधानिक है कि नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है ये टाइम बाउंड मैनर में ये चीजें होनी चाहिए, क्योंकि आप एक नजरिए से अगर देखें तो ये उचित भी नहीं प्रतीत होता है कि अगर किसी राज्य की विधानसभा के द्वारा यानी कि जो आपको पास किया हुआ ये विधेयक है और उसको ये गवर्नर के द्वारा और फिर यानी कि कुछ मामलों में ये प्रेसिडेंट के द्वारा अनिश्चित काल तक के लिए उस बिल को रोक करके रखा जाए या उसके ऊपर एसेंट अपना ये ना दिया जाए, तो फिर इसका ये मतलब हुआ कि राज्य के स्तर पे जो यानी पॉलिटिकल प्रोसेस हो रही हैं, जो डेमोक्रेटिक ये प्रोसेस हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं से उसको डिस्टर्ब किया जा रहा है। यानी कि राज्यों के पास जो लेजिस्लेशन का पावर है, कानून बनाने की जो शक्ति है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं से ये कुठाराघात हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जो ये प्रावधान ये किया गया या इस चीज की ये व्यवस्था की गई है कि एक टाइम लिमिट के अंदर ऐसे मामलों का डिस्पोजल किया जाए, तो इसमें ये कहीं से भी अनुचित ये प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि अधिकतर केसेस में ये चीज ये देखने में आती है कि अधिकतर मामलों में राजनीतिक कारणों से ही जो राज्यपाल होते हैं वो राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा जो पास किए हुए ये बिल हैं, उस बिल को वो रोक लेते हैं अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए, या उसको ये प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए वो उसको ये भेज देते हैं। तो ये एक प्रकार का जो राज्यों में जो डेमोक्रेटिक जो एक्टिविटीज हो रही है उसमें ये एक प्रकार का यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन है। तो यहां तक तो ये बात ये सही है, लेकिन फिर ये बात उठती है कि क्या ये यानी कि जुडिशियल ओवर एक्टिविटी तो नहीं है। यानी कि जैसा कि उपराष्ट्रपति महोदय के द्वारा यह सवाल उठाया गया कि एक प्रकार का यानी जुडिशियल हाइपर एक्टिविटी है, और जुडिशरी जो है वो लेजिस्लेचर यानी विधायिका और कार्यपालिका की ये शक्तियों को वो हाईजैक कर लेना चाहती है, और यानी कि बिना अकाउंटेबल हुए यानी बात सही है, उनका ये कहना था कि यानी कि विधायिका में अगर कोई बिल ये पास होता है तो सरकार जो है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी है, और फिर यानी कि विधायिका के लिए हर एक ये 5 वर्ष में ये चुनाव भी होते हैं। यानी अल्टीमेटली वो चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो, उसको उसके जो मेंबर्स हैं जो कि विधायिका में उनका रिप्रेजेंटेशन है, तो उनको अल्टीमेटली
यानी कि लोगों से मैंडेट लेने के लिए आना पड़ता है ये चुनाव में, यानी उनकी अकाउंटेबिलिटी है। लेकिन जो जुडिशरी में जो लोग हैं, जो जजेस हैं, वो तो अपॉइंटेड हैं और उनकी ये डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी जो है वो जनता के प्रति ये नहीं होती है। तो उपराष्ट्रपति महोदय का ये कहना है कि जो जुडिशरी जो है ये बिना अकाउंटेबल हुए, बिना उत्तरदायी हुए और वो जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव जो फंक्शंस होते हैं, यानी कि कार्यपालिका के और विधायिका के जो कार्य होते हैं उसमें वो इंटरफेयर कर रही है, यानी कि एक सुपर पार्लियामेंट की तरह ये कार्य कर रही है। तो यहां पे एक चीज को ये ध्यान में रखने की जरूरत है कि हम लोगों को ये भी चीज नहीं भूलना चाहिए कि हमारे देश की जो न्यायपालिका है, जिसके कि शीर्ष पे सुप्रीम कोर्ट है और उसके नीचे हाई कोर्ट्स हैं, उनको ये महत्व जिम्मेवारी हमारे संविधान के द्वारा ये सौंपी गई है कि हमारे देश के अंदर जो राज व्यवस्था जो काम कर रही है, वो व्यवस्था वो संविधान के प्रावधानों के अनुरूप वो चल रही है कि नहीं चल रही है, इस चीज को सुनिश्चित करने की जो जिम्मेवारी है, यानी कि कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जिम्मेवारी जो है वो सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई है। तो ये देखना उसका ये कार्य है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के ये नजर में या उसके यानी उसके विजडम में अगर उसे ऐसा ये महसूस होता है कि जो भी एक कानूनी प्रावधान है या संवैधानिक ये प्रावधान है उसका राजनीतिक कारणों से इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वैसे ये प्रावधानों के ऊपर उसको कर्टेल करना, उसको रैशनलाइज करना और सारी ये व्यवस्था को इस तरीके से आपको स्ट्रीमलाइन करना जिससे कि सब कुछ संविधान के अनुरूप हो सके, इस चीज को भी सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी सुप्रीम कोर्ट की है। तो ये कहना ये कहीं से भी उचित नहीं प्रतीत होता है कि चूंकि एक मामले में जो कि ये बहुत समय से एक वैग एरिया था और उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक रीजनेबल ये टाइम फ्रेम के अंदर ये ला दिया कि आपको यानी कि ये प्रेसिडेंट को या राज्यपाल के संस्तुति पे ये 3 महीने के अंदर उनको अपना डिसीजन वो लेना है स्टेट बिल्स के ऊपर। तो ये 3 महीने का जो एक टाइम है एक रीजनेबल टाइम है और इसमें ऐसा नहीं बोला जा सकता कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक गाइडेड मिसाइल की तरह वो कार्य कर रही है। ये एक बहुत ही स्ट्रांग स्टेटमेंट था हमारे उपराष्ट्रपति महोदय की तरफ से कि आर्टिकल यानी 142 के रूप में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास एक न्यूक्लियर मिसाइल है जिससे कि वो हमारे डेमोक्रेसी के ऊपर हमला कर सकता है या हमला वो ये कर रहा है। तो आर्टिकल यानी 142 हो या 143 हो, इन सब का यानी हमारे ये संविधान में उन प्रावधानों को रखने का मकसद ये नहीं है कि जुडिशरी को बहुत ही ज़्यादा ये तरजीह दी जाए। उसका मकसद ये नहीं है कि जुडिशरी जो है वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के जो क्षेत्राधिकार हैं उसके ऊपर वो अतिक्रमण कर ले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो सब सारे प्रावधान इसलिए दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि जहां पे ये कंप्लीट अगर जस्टिस की कोई बात आती है तो एक फाइनल अथॉरिटी होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के रूप में, जिससे कि कानून के राज्य को और संविधान के राज्य को स्थापित ये किया जा सके ये देश के अंदर। क्योंकि लेजिस्लेचर के अंदर अगर मान लीजिए कि ये मूर्खों का अगर उनका ये वर्चस्व हो जाए, उनकी अगर मेजोरिटी हो जाए, तो ऐसा ये पॉसिबल है कि जो जुडिशियल यानी कि जो लेजिस्लेटिव जो विजडम है ये कहीं ना कहीं से वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो सकता है। तो वैसी स्थिति में हमारे देश का संविधान जो कि सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, उस ये संविधान की आत्मा को यानी लागू करना,
संविधान के प्रावधानों के अनुरूप ये देश की राज्य व्यवस्था का यह संचालन ही आपको ये करना या करवाना, ये सुप्रीम कोर्ट की ये जवाबदेही हो जाती है। और ये बात ये समझनी चाहिए कि अगर उन सारे ये पावर्स को अगर यानी कि न्यूक्लियर मिसाइल्स की अगर यानी कि अगर उपमा अगर ये दी भी जाए, तो हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियर मिसाइल्स जो हैं वो नॉर्मल कंडीशंस में उनका यूज़ नहीं आपको किया जाता है। तो कोई भी अगर ये रेस्पॉन्सिबल ये देश है जिसके पास के न्यूक्लियर आर्मामेंट्स हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि दो कंट्री के बीच ये झगड़ा हो रहा है, जैसे मान लीजिए रूस और यूक्रेन के बीच हो रहा है। तो रूस तो जो है ये परमाणु संपन्न वो देश है, तो ऐसा थोड़ी है कि वो यानी कि उसने ये परमाणु हमला कर दिया, न्यूक्लियर मिसाइल से हमला कर दिया। ये एक वजह, क्योंकि आपके पास अगर कोई यानी विशेष शक्ति होती है तो जिम्मेवारी की भावना भी आपके अंदर अंतिम रूप से होनी चाहिए। तो न्यूक्लियर मिसाइल्स अगर हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि उसका यूज हमेशा ही ये किया जाएगा। और ये कोई यानी नॉर्मल कंडीशंस में ये सब चीजें नहीं होती हैं। तो देश के अंदर ये कानून का राज स्थापित रहे और संविधान की सर्वोच्चता रहे, उसके लिए कुछ विशेष जो अधिकार हैं ये सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 142, 143 के तहत ये आपको ये दिए गए हैं। लेकिन हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट इस चीज को अच्छी तरीके से जानती है और बार बार उसने अपने ये जजमेंट्स में, अपने ऑब्जर्वेशंस में इस चीज को साबित किया है कि वो एक रेस्पॉन्सिबल संस्था है। तो ठीक है, उसके पास न्यूक्लियर मिसाइल्स मौजूद हैं, लेकिन हम लोगों को ये विश्वास है कि हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट जो है वो जिम्मेवारी पूर्वक वो कार्य करता है और यानी कि बहुत ही आपातकालीन स्थितियों में ही वो इन सारे अपने विशेषाधिकार का या विशेष शक्तियों का वो यूज ये करेगा। तो हम लोगों को इस ये नज़रिए से ये देखने की ज़रूरत है। और आज की वीडियो में इतना ही। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लोग हमेशा ये क्वालिटी वीडियोस, मतलब ऐसे ये टॉपिक को हम लोग ये चूज़ करते हैं जिस पे कि हम लोग यानी कि जिसका कुछ एजुकेटिव यानी वैल्यू हो, इंफॉर्मेटिव ये वैल्यू हो। केवल ये वीडियो बनाने के लिए हम लोग ये वीडियो नहीं बनाते हैं, बल्कि इसका कुछ यानी कि मकसद है। और सबसे बड़ा मकसद यही है कि हम लोग यानी वैसे इश्यूज जो कि हमारे देश को, हमारे समाज को, हमारी पॉलिटी को और हमारे यानी कि कंसाइंस को जो मुद्दे ये छूते हैं, जो मास कॉन्शसनेस में जो चीज़ें होनी चाहिए एक उचित डायरेक्शन में, वैसे ये टॉपिक्स के ऊपर हम लोग ये काम करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।